डॉक्टर प्रदीप रंगा जी अपना वक्तव्य साहूजी महाराज के नमस्कार व्यक्त करेंगे। नमो नमः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले रहबरों मान्यवरों को नमन करते हुए, मंचासीन सभी सभासदों को नमन करते हुए, सामने बैठे हुए सभी सदस्यों को नमन करते हुए, आज के जो हम इकट्ठे हुए हैं वो साहूजी महाराज की जो जन्मतिथि है उसके उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं। और मेरे लिए खुशी का मौका और भी है कि आज मैं यहाँ स्टेज पे सबके द्वारा खड़ा किया गया और मेरे पापा जी भी आज सब वहाँ बैठे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मैं नमन करता हूँ। साथियों, आपको पता है कि देश में बहुत विषमता रही है। लगभग 2500 साल पहले सिनेरियो हम देखते हैं तो तथागत बुद्ध के समय में भी हमारे देश में बहुत विखंडित हुआ पड़ा था। लेकिन उस समय तथागत बुद्ध ने एक ऐसा बीज बो दिया था समानता का, मैत्री का, करुणा का, और वो बीज चलते चलते पुनर्जागरण काल तक आया। और पुनर्जागरण काल में हम देखते हैं कि बहुत से महापुरुषों ने, जिनमें कबीर साहब का नाम दिया जा सकता है, गुरुदास का नाम दिया जा सकता है, चौथा मेला का नाम दिया जा सकता है, मीराबाई का भी नाम दिया जा सकता है, बहुत से महापुरुषों ने उस जो बेड़ियाँ बांधी गई थी पहले मनुवाद के द्वारा, जो कि साथियों जो तथागत बुद्ध ने बीज बोया था, वो बीज लगभग 8वीं शताब्दी से चलता रहा। और उसके बाद कहते हैं कि विचारधारा बदलती है और विचारधारा बदली, मनुवाद हावी हुआ और लगभग 800 सालों तक मनुवाद ने यहाँ पर बहुत विषमता पैदा की। और विषमताओं को दूर करने के लिए महापुरुषों ने एक अलग जगाई, जिनमें कबीर साहब का नाम दिया जा सकता है, गुरुदास का नाम दिया जा सकता है। इससे कई बार हम चर्चा भी करते हैं। उन्होंने सारा का सारा अपना ध्यान शिक्षा के ऊपर लगाया है। और शिक्षा सबसे पहले गुरु जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने कहा है, शिक्षा शक्ति श्रम साधना जग में जिन ही पास तिन ही जीवन सफल भयो सतभाखे रविदास। इस तरह की बातें कहना उस समय में जब समाज बिल्कुल विखंडित था, असमानता का भाव चारों तरफ व्याप्त था, और उस समय इस तरह की बातें करना एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ साथियों, इस जो बीज बोया गया था तथागत बुद्ध के द्वारा और जो महापुरुषों के द्वारा फलित किया गया था, उस बीज पर दोबारा मनुवाद का कब्जा हुआ। लेकिन कहते हैं जो बीज एक बार बो दिया गया है, जमीन में डाल दिया गया है, वो कभी न कभी अंकुरित जरूर होता है, समय लग सकता है। फिर समय लगा और उस बीज को अंकुरित करने के लिए महामना ज्योतिबा फुले के नाम से एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे ने उन बेड़ियों को देखा जो समाज में बंधी हुई थी। कुछ ऐसे उसके साथ वाक़े हुए जिनसे उसका हृदय चित्कार कर उठा साथियों, और उसने एक बीड़ा उठाया कि मैं इस असमानता की जो बेड़ी है उनको काट कर रहूँगा। और उसने एक बीड़ा उठा कर लिए चला। जिस समय उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी भी अनपढ़ थी, लेकिन उसके मन में एक भाव जाग चुका था कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाकर, और महिला जो हमारी साथी हैं, बेटियां हैं, उनको भी क्यों ना पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और साथियों उसको अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद लड़कियों की तरफ से ध्यान दिया। और लड़कियों के आज उन दोनों के नाम से लगभग 52 यूनिवर्सिटी और अनेकों स्कूल चले गए। एक ऐसे अलग जगाई शिक्षा की जिससे बहुत दूर किया गया था हमारे समाज को, जो कह सकते हैं जो SC/ST समाज, अल्पसंख्यक समाज है, उसको दूर किया गया था। और उस अलग जगाई विशेषकर महिला शिक्षा की। उस महिला शिक्षा का प्रभाव इतना रहा कि उस समय जो मनुवादी लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की उनको पीछे हटाने की, लेकिन जिसके अंदर जज्बा जाग चुका हो, जिसके अंदर विचार पनप चुके हों, वो पीछे हटने का नाम ले लेते हैं। और उनका ये हसर हुआ कि 1848 के अंदर सबसे पहला स्कूल खोला लड़कियों का, और उसके बाद खोलते चले गए। लेकिन उस समय जो बीज बोया गया था, उस बीज के अंकुरित होने के बाद एक और छोटा सा पौधा पैदा हो गया था 1874 में। ज्योतिबा फुले के साथ साथ एक पौधा और पैदा हो गया था 1874 में, जिसके हम जन्म जयंती आज मना रहे हैं। साहूजी महाराज, चक्रवर्ती साहूजी महाराज, जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे। साहूजी महाराज शिवाजी के परपौत्र कह सकते हैं, 5वीं संतान के रूप में हैं। जो उनके दूसरे बेटे थे, उनकी जो प्रणाली चली उसके बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी 3 साल की उम्र के बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई, तो उस समय का जो राजा था उसकी रानी आनंदीबाई, उसने उसको गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद जल्द ही
थोड़े दिन के बाद, लगभग 15 साल के बाद ही राजा का कत्ल कर दिया गया और शाहू जी महाराज को राजा बनने का मौका मिला, राजा बनाए गए। जाति से कुर्मी थे, बिस्सी थे, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, मनुवाद हावी था। ब्राह्मणों ने फिर भी नहीं माना था कि राजा हैं। एक बार क्या हुआ, वाक़या बताते हैं, उसमें इतिहास में लिखा हुआ है कि एक बार गंगा स्नान के लिए गए हुए थे और गंगा स्नान करते हुए जो पारिवारिक पुरोहित था वो भी साथ गया हुआ था और एक नियम था कि जब राजा गंगा में स्नान करेगा तो पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करेगा। जब मंत्र का उच्चारण हो रहा था तो उसके साथ भट्ट जी जो उसके दूसरे पुरोहित थे वो भी साथ थे, वो बिस्सी समाज से थे, लेकिन वो भी वेदों के ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे। जिस समय शाहू जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे तो उस समय पुराणोक्त पद्धति से प्रवचन किया जा रहा था। जो ब्राह्मण था वो पुराणोक्त पद्धति से प्रवचन कर रहा था, जबकि नियम क्या था कि वेदोक्त पद्धति से ही प्रवचन हो सकता था, वचन हो सकता था। जब भट्ट जी ने ये देखा कि ये तो पुराणोक्त पद्धति से किया जा रहा है, उसने शाहू जी महाराज को बताया, महाराज ये तो प्रवचन गलत हो रहे हैं। बताया गया कि गलत कैसे हो रहे हैं कि ये तो वेदोक्त मंत्र होने चाहिए थे जबकि पुराणोक्त मंत्र हो रहे हैं। उस टाइम से ब्राह्मण को काफ़ी लताड़ लगाई और अपने जो राज परिवार में पुरोहित के पदवी थी उसको हटाकर एक बिस्सी समाज के व्यक्ति को, विद्वान को अपना परिवार पुरोहित लगाया गया। और उसके बाद साथियों, जब ये ठेस लगी शाहू जी महाराज को, वैसे तो ज्योतिबा फूले के मिशन से बहुत प्रभावित हो चुके थे, उनका जो मिशन था उसको अच्छी तरह जान चुके थे, लेकिन उसके बाद जब ये ठेस लगी कि जब मैं राजा होकर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसके बाद उन्होंने समाज की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया। साथियों, महत्वाकांक्षा होती है राजा को ज़्यादातर अपने राज्य को बढ़ाने की, लेकिन शाहू जी महाराज में राज्य को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा, लालसा नहीं थी। उसका मन किस में लग चुका था? सामाजिक कार्यों में लग चुका था। अपने राज्य को बढ़ाने की लालसा न लेकर समाज पर ध्यान देना एक विशेष राजा के लिए बहुत बड़ा काम था ये। लेकिन शाहू जी महाराज ने 15 जुलाई 1894 को जब राजा बने तो उस समय उसने देखा कि राज दरबार में जो पद हैं वो लगभग 71 पद हैं जो राज दरबारियों के हैं और उनमें 60 पद ब्राह्मणों के थे। अब 60 पद ब्राह्मणों को देखते उसके मन में एक और कुंठा जागी कि एक इतने सारे पदों पर एक ही विशेष जाति का कब्जा है जो कि आबादी में बहुत ही कम है, और उसने लगभग 10 साल के अंदर ही उस पदों को इतना कर दिया कि लगभग 95 पद हो गए थे राज दरबार में, और उनमें सिर्फ 35 पद ब्राह्मणों को मिले थे, बाकी सारे पद बिस्सी के और जो अन्य विद्वान थे उनको चले गए थे। 50% अपने राज्य में उसने विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो अन्य विद्वान थे, गैर ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मणों के लिए विशेष व्यवस्था की गई 50% की। लेकिन कहते हैं ना, मनुवाद का तो डंका कहीं ना कहीं फिर भी चलता रहता है। आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक, बहुत से ऐसे नेता थे उस समय राजनीतिक पटल पर जो चाहते थे कि कोई भी गैर ब्राह्मण या अन्य, विशेष रूप से शूद्र जिसको कहा जाता था, दलित कहा जाता था, वो कोई भी संसद में ना आ सके। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि संसद में कुर्मी, तेली, कंबोली ये क्या हल चलाएंगे या तेल निकालेंगे वहाँ जाकर, इनको नागरिकता देने का या संसद में पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, ये देखिए, शाहू जी महाराज ने उस समय जान लिया था कि आज यदि इतना भेदभाव किया जा रहा है और मेरे राजा होते हुए किया जा रहा है तो मेरा राजा होने का कोई औचित्य नहीं है। अपने दरबार में, अपने राज्य में 50% आरक्षण देना उस समय बहुत बड़ी बात थी साथियों। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि समान शिक्षा सभी को और प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए निःशुल्क देना, जो कि आज आप देखोगे हमारे संविधान को अंगीकार हुए लगभग 70-75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो अधिकार हमें आज तक नहीं मिले हैं वो अधिकार कोल्हापुर रियासत में शाहू जी महाराज दे चुके थे, फ्री एजुकेशन। और ये स्कूल कॉलेज कहीं भी कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है, समान शिक्षा दी जाएगी, समान पढ़ने का अधिकार होगा। इस तरह की विचारधारा, इस तरह का एक सोच रखना इतना क्रांतिकारी कदम रहा होगा उस समय का। और
इस टाइम समाज बिल्कुल खंडित था।